नमस्कार, आज तक के सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। लेकर आ रहे हैं सीधे बांग्लादेश की राजधानी ढाका के उसी पॉश इलाके गुलशन 2 से, जहां ठीक 24 घंटे पहले आतंक का तांडव देखने को मिल रहा था। यही वो गली है मेरे पीछे जहां मौजूद है वो कैफेटेरिया, जहां बंदूकधारी घुस आए, उन्होंने ग्रेनेड्स फेंके, हथगोले फेंके, लोगों को बंधक बनाया। लगभग 11 घंटे तक लोगों की जान कहीं ना कहीं सिसकियों में फंसी रही। मैं स्मिता शर्मा हूं और आपको बता दें कि इस वक्त आतंक कहीं ना कहीं भारत को दोनों सीमाओं से दस्तक दे रहा है। पश्चिमी सीमा यानी कि पाकिस्तान की तरफ से तो हम कई जख्म लगातार कई दशकों से झेल रहे हैं, लेकिन अगर पूर्वी सीमा की बात करें बांग्लादेश की, जिसके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध बेहतरीन हैं, बहुत अच्छे हैं, स्थायी माने जाते हैं, खास करके पिछले 4-5 सालों से, लेकिन यहाँ ढाका में जो कुछ हुआ उसकी गूंज नई दिल्ली में भी सुनाई देने लगी है। कैसे भारत को खतरा है दोनों सीमाओं से, इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन शुक्रवार रात को जिस तरीके से लोगों को बंधक बनाया गया था इस कैफेटेरिया में, उस दौरान एक भारतीय लड़की, कम उम्र लड़की तारिशी जैन भी यहाँ पर मौजूद थी। बदनसीब थी, 18 साल की उम्र में ही उसकी हत्या कर दी गई। ढाका हमले में एक भारतीय लड़की की मौत। ISIS हमले का शिकार हुए 19 साल की तारिशी। बगदादी की फौज ने की तारिशी जैन की हत्या। आतंक के खौफनाक तांडव का गवाह बना ढाका का ये होली आर्टिजन बेकरी। बांग्लादेश की राजधानी के पॉश इलाके में बसे इस रेस्टोरेंट में लोग जुमे की शाम में मौज मस्ती के लिए जमा हुए थे। तभी इंसानियत के सबसे खूंखार दुश्मनों ने धावा बोला और कई लोगों को बंधक बनाया। उन बंधकों में भारतीय मूल की तारिशी जैन भी शामिल थी। आखिरकार जिस तरीके से यहाँ रैपिड एक्शन बटालियन हो, बांग्लादेश की पुलिस टीम और आर्मी ने मिलकर जो कार्रवाई की, उसमें 6 आतंकी ढेर हुए हैं, लेकिन 20 लोगों की जान गई, जिसमें कई इटली के नागरिक मौजूद हैं, जापानी नागरिक हैं, 2 बांग्लादेश के लोग हैं, स्थानीय लोग, और एक भारतीय लड़की, कम उम्र लड़की, 18 साल की जिंदगी, 18 साल में ही जिसकी जिंदगी खत्म हो गई और उसका परिवार आज एक बेहद पीड़ा, बेहद गम से जूझ रहा है। आतंकियों ने रेस्टोरेंट में बंधक बनाए गए 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बगदादी के रंगरूटों ने 19 साल की तारिशी जैन को भी नहीं बख्शा। प्रशासन ने हमसे भी संपर्क नहीं किया है। उन्होंने हमारे देवर से जो वहाँ पर ढाका में इस समय यानी तारिशी के पापा से संपर्क किया है, और वो सुषमा स्वराज ने भी उनसे बात की है और कह रही हैं कि आपको वीजा उपलब्ध कराया जाएगा जिससे आप लड़की को वहाँ ले जा सकें। अब लड़की का शव फिरोजाबाद लाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। अभी इस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि अगर वीजा उपलब्ध हो जाता है तो वो इंडिया लेकर। तारिशी अमेरिका के बरकले में पढ़ाई करती थी और छुट्टियां मनाने ढाका आई थी। तारिशी का परिवार यूपी के फिरोजाबाद का रहने वाला है। तारिशी के पिता संजीव जैन पिछले करीब 20 सालों से ढाका में कपड़े का कारोबार करते हैं। अब फिरोजाबाद में तारिशी के पैतृक घर पर मातम पसरा है। इस बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ढाका में तारिशी के पिता से बात की और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, बेहद दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि आतंकवादियों ने एक भारतीय युवती तारुशी की हत्या कर दी, जिसे ढाका में आतंकी हमले के दौरान बंधक बना लिया गया था। सूत्रों की माने तो ISIS के आतंकियों ने रेस्टोरेंट में जिन लोगों को बंधक बनाया था, उनमें सिर्फ तारिशी नहीं बल्कि भारतीय मूल के एक डॉक्टर भी शामिल थे। लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें रिहा कर दिया क्योंकि वो बांग्ला भाषा में बोल रहे थे। बहरहाल तारिशी की मौत ने ये साफ कर दिया है कि बांग्लादेश में मौजूद बगदादी की फौज के निशाने पर भारत है। खबरों की माने तो रेस्टोरेंट में घुसे आतंकवादियों ने पहले बंधक बनाए गए गैर मुस्लिमों की पहचान तय की। बांग्लादेश के द डेली स्टार के मुताबिक आतंकियों ने बंधकों से
ढाका में आईएसआईएस का खूनी खेल और उस खेल में तारिशी जैन को शिकार बनाना भारत के लिए खतरे की घंटी है। भारत की पश्चिमी सीमा के उस पार पहले ही आतंकियों का अड्डा मौजूद था और अब ढाका में आईएसआईएस की धमक का मतलब है कि पूर्वी सीमा से भी भारत के खिलाफ साजिश की तैयारी है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है आतंक के दो तरफा वार से निपटने की चुनौती। ढाका से स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। 1971 में बांग्लादेश ने आजादी की लड़ाई लड़ी धर्मनिरपेक्षता को लेकर, अपनी सांस्कृतिक पहचान की आजादी को लेकर। लेकिन आज जो ढाका में घटा है, जो कुछ हुआ है, उससे लगने लगा है कि कहीं सही में जिस बगदादी की जड़ें लगने लगा था कि शायद यूरोप में फैल रही है, अब वो अपने मंसूबे यहाँ पर तो कामयाब करने में नहीं लगा है। आईसिस ने निश्चित रूप से दावा किया है कि उन्होंने ही दरअसल इन धमाकों को अंजाम दिया, इन धमाकों की जिम्मेदारी ली। जो आतंकी यहाँ कैफेटेरिया के अंदर घुसे थे वो अल्लाह अकबर कह रहे थे। ये अभी साबित नहीं हुआ है कि क्या सही में आईसिस ही दरअसल इन हमलों के पीछे है, क्योंकि बांग्लादेशी सरकार लगातार कहती है कि इन हमलों के पीछे है यहाँ के स्थानीय संगठन, स्थानीय जिहादी संगठन जैसे कि अंसार उल बंगला, जिन्हें समर्थन मिल रखा है जमात उल इस्लामी और साथ ही साथ विपक्षी बीएनपी का। लेकिन ऐसा लगता है कि दक्षिण एशिया में आईसिस कहीं ना कहीं अपने खौफनाक मंसूबों को लेकर एक ब्लूप्रिंट जरूर तैयार कर रहा है। ऑपरेशन ढाका में 20 की मौत। आतंक का शिकार बनी एक भारतीय लड़की। 10 घंटे में खत्म हुआ ऑपरेशन थंडरबोल्ट। बगदादी की फौज के 6 रंगरूट ढेर। जिंदा पकड़ा गया एक आतंकी। भारत पर निगाहें, ढाका निशान। ढाका के पॉश डिप्लोमेटिक इलाके में जो कुछ हुआ उससे दुनिया हैरान रह गई। आतंक ने सिर उठाया और इसके आकाओं ने 20 बेगुनाहों की जान ले ली। बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों ने भी 10 घंटे तक मोर्चा संभाले रखा और 6 आतंकियों को मार गिराया। चलिए अब ढाका में खेले गए आतंक के खौफनाक खेल की पूरी कहानी सुनिए। होले आर्टिजन बेकरी, गुलशन डिप्लोमेटिक जोन, ढाका, बांग्लादेश। वक्त रात के 9:20 पर। उस वक्त बांग्लादेश में घड़ी की सुइयां रात के करीब 9:15 बजे वक्त दिखा रही थी। तब बांग्लादेश की राजधानी के पॉश इलाके में स्थित होले आर्टिजन बेकरी में काफी रौनक थी। कई विदेशी भी यहाँ जुटे थे। तभी आतंक ने दस्तक दी और आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग करते हुए 7 आतंकी रेस्तरां में दाखिल हुए और वहां मौजूद करीब 35 लोगों को बंधक बना लिया, जिनमें कई विदेशी भी थे। मेरे ठीक पीछे ये वही गली है जहां मौजूद है वो बहुमंजिला कैफेटेरिया, जहां अचानक से देर शाम शुक्रवार को आतंकी बंदूकधारी घुस आए और उन्होंने मासूमों को बंधक बना लिया। कई घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। आखिरकार जिस तरीके से यहाँ रैपिड एक्शन बटालियन हो, बांग्लादेश की पुलिस टीम और आर्मी ने मिलकर जो कार्रवाई की, उसमें 6 आतंकी ढेर हुए हैं, लेकिन 20 लोगों की जान गई। This is the area where I live nearby. This is the area where I have grown, and this is an area which is under my jurisdiction as a mayor. I and we could never think that such incident with AK-47 with so much of plan can happen. मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला, लेकिन आतंकियों की फायरिंग में तब तक एक थाना इंचार्ज और एक असिस्टेंट कमिश्नर की मौत हो गई। इसके बाद रैपिड एक्शन बटालियन, सेना और नेवी के एलिट कमांडो दस्ते ने मोर्चा संभाल लिया। सुरक्षा बलों ने रेस्तरां की बिजली काट दी। टीवी और इंटरनेट पर हमले के लाइव कवरेज पर भी सरकार ने रोक लगा दी। रात में आतंकियों से बातचीत भी शुरू हुई, लेकिन सुबह कमांडो दस्ते ने रेस्तरां पर धावा बोला और 6 आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया। ऑपरेशन में लगे जवानों ने एक आतंकी को जिंदा दबोच लिया। करीब 10 घंटे में ही ऑपरेशन थंडरबोल्ट अंजाम तक पहुंच गया। But this, what has happened yesterday night, I think there is serious planned and some deep minds are working behind it. जिस वक्त ऑपरेशन थंडरबोल्ट चल रहा था,
और दुनिया ने ढाका पर अपनी नजरें गड़ा रखी थी। ठीक उसी वक्त बगदादी के कुनबे ने हमले की जिम्मेदारी और बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी का सबूत दे दिया। लेकिन बांग्लादेश ने भी फौरन जवाब दिया और कहा कि आतंक हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। ढाका हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है और शायद यही हमलावरों का मकसद भी था। इसलिए उन्होंने डिप्लोमेटिक जोन में एक ऐसे रेस्तरां को निशाना बनाया जहां ज्यादातर विदेशी मेहमान जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने है। ढाका से स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ढाका के गुलशन 2 इलाके के इन गलियों में आज एक अजीब सा सन्नाटा है, एक खामोशी भी है। कहीं ना कहीं एक ऐसी ही खामोशी भारत बांग्लादेश सीमा पर भी पिछले कुछ सालों से बनी हुई है और एक शांति वाली बात बनी हुई है। लगता है कि वहाँ से कम एक आतंकवाद की चुनौती नहीं थी भारत के लिए, जिस तरह की आतंक को हम झेलते हैं पाकिस्तानी सीमा से। लेकिन अब ढाका में हुए हमलों के बाद लगने लगा है कि बांग्लादेश सीमा पर सिर्फ तस्करी, नकली ड्रग नोट्स या फिर इलीगल अवैध इमिग्रेशन ही जो है बड़ी चुनौतियाँ नहीं हैं, बल्कि शायद आतंकी साजिश की बू भी आने लगी है। हजारों मील दूर से जिस आतंक की धमक सुनाई दिया करती थी, हजारों मील दूर इंसानियत के जो दुश्मन दिखाई दिया करते थे, अब वो धमक और चेहरे बिल्कुल करीब आ चुके हैं और भारत को दोनों ओर से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम सीमा यानी पाकिस्तान की ओर से हर वक्त आतंकी खतरा पहले से ही भारत पर मंडराता रहा है और अब पूर्वी सीमा यानी बांग्लादेश की ओर से भी आईएसआईएस ने अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया है। दुनिया जानती है कि बांग्लादेश भारत में ड्रग्स तस्करी, हथियारों की तस्करी और नकली नोटों की तस्करी का ट्रांजिट पॉइंट हुआ करता था। लेकिन ढाका हमला इस बात का सबूत है कि बांग्लादेश अब आतंकियों का भी अड्डा बन चुका है। ढाका हमला इस बात का सबूत है कि बगदादी की फौज ने बांग्लादेश में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। इंडिया के लिए तो उनकी अलर्ट होना चाहिए। इंस्टेबिलिटी शायद हो सकता है क्योंकि वहाँ पर जो एंटी इंडिया एलिमेंट में काफ़ी एक्टिव है। आप समझ जो पाकिस्तान के अंदर के या अफगानिस्तान भी है या बांग्लादेश भी है, सबको वहाँ पर ये लोग में काफ़ी मतलब एंटी इंडिया एस्टैब्लिशमेंट इंडियन इंटरेस्ट भी कर रहा है उसका अगेंस्ट। तो ये मैं कह रहा हूँ इट इज़ प्राइम इम्पोर्टेंट फॉर बोथ द कंट्रीज टू शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। ढाका में आईएसआईएस का हमला भारत के लिए खतरे की बड़ी घंटी है और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती भी। दरअसल भारत और बांग्लादेश की सीमा ऐसी है जहां आवाजाही काफी आसान है। भौगोलिक हालात ऐसे हैं कि दोनों सीमाओं को अलग करना बेहद मुश्किल है। सीमा पर कई जगहों पर नदी और नालों की वजह से कांटेदार बाड़ लगाना आसान नहीं है। इतना ही नहीं, सुंदरबन डेल्टा का इस्तेमाल भारत और बांग्लादेश दोनों करते हैं। हालांकि बांग्लादेश सीमा पर भारत ने कांटेदार बाड़े लगाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन हकीकत बेहद चौंकाने वाली है। भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो 5 राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से लगती है। 5 राज्यों से लगी बांग्लादेश सीमा से तस्करों की घुसपैठ की खबरें अक्सर आती हैं। कभी हथियार तस्कर तो कभी ड्रग्स तस्कर और कभी नकली नोटों के तस्कर। लिहाजा दोनों सीमाओं पर बीएसएफ की कड़ी चौकसी है। सीमा पर कांटेदार तार लगाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन स्पीड काफी धीमी है। पिछले साल के गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक करीब 3300 किलोमीटर की सीमा पर कांटेदार बाड़ा लगाने की इजाजत मिल चुकी है, लेकिन सिर्फ 2800 किलोमीटर में ही बाड़ा लगाया गया है। करीब 3100 किलोमीटर पर फ्लड लाइट लगाने की इजाजत मिल चुकी है, लेकिन सिर्फ 2100 किलोमीटर में ही काम पूरा हो पाया है। आजकल टेररिज्म में आप एक देश में वो काफ़ी उनका युद्ध काफ़ी नहीं हो रहा अगेंस्ट टेररिज्म। यू नीड द कलेक्टिव में ये तो आपका इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है। एक देख लो, अभी बांग्लादेश भी हो गया, तुर्की भी हो गया, सीरिया भी है, लीबिया भी है, यमन का, इराक का, लेबनान, ये सारी दुनिया में जो वहाँ पर लोग हैं सबसे मैक्सिमम नंबर है जो बिल्कुल वो क्रिमिनल वाले का लोग करते हैं। तो अगर आपका इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यू विल लैंड अप इन ट्रबल।
बात सिर्फ इतनी नहीं है, दोनों सीमाओं पर बसी इंसानी बस्तियां भी घुसपैठ रोकने के रास्ते में बड़ा रोड़ा है। बांग्लादेश से अक्सर भेड़, बकरियां और दूसरे जानवर चराने के बहाने घुसपैठ की खबरें आती हैं। इसके अलावा मसला सियासत का भी है। भारत का विरोध करने वाली बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियों की वजह से पड़ोसी मुल्क में आतंकवाद को बढ़ावा मिला है और वर्धमान धमाके में शामिल जमातुल मुजाहिदीन इसका सबसे बड़ा सबूत है। आज तक ब्यूरो। बांग्लादेश की लोकतांत्रिक सरकार लगातार दावे पेश कर रही है कि इस मुल्क में आईसिस की मौजूदगी नहीं है। हाँ, वो लोग हो सकते हैं जो शायद खुद को आईसिस की विचारधारा से जोड़ते हुए नजर आए, सिंपथाइजर्स हों। वैसे ऐसा लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में आईसिस ने ग्राउंड वर्क पूरी की है ताकि खौफ फैला सके। आज तक आपको ऐसे दस्तावेज दिखाने जा रहा है जिससे साबित होता है कि कितने पहले से दरअसल इस काम को अंजाम देने की कोशिशें जारी थी और कैसे इसका मकसद है कि सीधे भारत को आतंक से थर्राया जा सके और इसकी पहुंच म्यांमार तक जा सके। पहले दुनिया को यह शक था कि बांग्लादेश में बगदादी अपनी फौज खड़ी कर रहा है, लेकिन अब वो शक यकीन में बदल चुका है। ढाका में 6 आतंकियों की मौत इस बात का सबूत है कि आईएसआईएस ने भारत की पूर्वी सीमा पर भी अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। तो सवाल ये है कि आईएसआईएस के ऑपरेशन बांग्लादेश का मकसद क्या है? कहीं बांग्लादेश के रास्ते आईएसआईएस के निशाने पर भारत तो नहीं? कहीं बांग्लादेश में बैठकर भारत के खिलाफ खौफनाक मंसूबों को अंजाम देने की तैयारी तो नहीं कर रहा आईएसआईएस? हम आपको ऐसे कई सवालों का जवाब बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि बगदादी के कमांडरों ने कई महीने पहले ही ऑपरेशन बांग्लादेश का पूरा खाका तैयार कर लिया था। हम आपको ये भी बताएंगे कि बगदादी की फौज ने कैसे काफी पहले से ही बांग्लादेश में बैठकर भारत के खिलाफ अपने मंसूबों को अंजाम देने की तैयारी कर रखी है। सबसे पहले आप इस ऑनलाइन मैगजीन पर नजर डालिए। नाम है डाबिका। डाबिका दरअसल सीरिया के अलेप्पो के पास एक छोटे से शहर का नाम है और उसी शहर के नाम पर रखा गया है इस ऑनलाइन मैगजीन का नाम। चूंकि सीरिया के अलेप्पो का इलाका पूरी तरह से बगदादी की फौज के कब्जे में है, लिहाजा ये समझना बेहद आसान है कि डाबिक नाम की ऑनलाइन मैगजीन आईएसआईएस का प्रोपेगेंडा मैगजीन है। चंद महीने पहले इस ऑनलाइन मैगजीन में एक इंटरव्यू छपा जिसकी अहमियत ढाका हमले के बाद समझ में आ रही है। वो इंटरव्यू था बंगाल में खलीफा सैनिकों के आमिर का, यानी बंगाल में बगदादी के कमांडर का। आईएसआईएस के उस कमांडर का नाम है शेख अबू इब्राहिम अल हनीफ। दरअसल डाबिक में छपा ये इंटरव्यू भारत के खिलाफ आईएसआईएस की खौफनाक साजिशों का खुलासा है। इसमें बगदादी के कमांडर इब्राहिम अल हनीफ ने बताया है कि आईएसआईएस बांग्लादेश में ताकत बढ़ाने में लगा है ताकि भारत के खिलाफ गुरिल्ला हमले को अंजाम दिया जा सके। बांग्लादेश से आईएसआईएस भारत पर तभी हमला करेगा जब पाकिस्तान से आतंकी हमले होंगे। मतलब ये कि आईएसआईएस चाहता है कि पूर्वी और पश्चिमी सीमा दोनों सीमाओं से भारत के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध हो। ये तो हमें समझना चाहिए कि इंडिया आईएस के टारगेट में है, बल्कि सारे जो आईएस अलकायदा के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अब जहन में आ रहे हैं उनमें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो क्लियरली ये जो उनका निशाना है वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। जो ढाका में हुआ है ये तो बहुत ही शॉकिंग चीज़ है और मेरा ख्याल है कि हम लोगों को बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ इसके बारे में डिस्कशन करनी चाहिए। उनको जो भी मदद चाहिए हम देने को तैयार हैं, लेकिन हमें उनके साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन के बारे में बात करनी चाहिए। तो क्या सिर्फ भारत को पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं से घेरने की फिराक में है आईएसआईएस? क्या सिर्फ भारत पर है बगदादी की फौज की नजर? शायद नहीं। आईएसआईएस के ऑनलाइन मैगजीन में छपे इंटरव्यू के मुताबिक पूरे दक्षिण एशियाई इलाके में जिहाद चाहता है आईएसआईएस। इस मिशन की सबसे पहली कड़ी होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को वर्तमान हुकूमत से आजाद कराना और उसके बाद बांग्लादेश से भारत होते हुए म्यांमार तक पहुंचना। यानी बांग्लादेश में बैठकर भारत और म्यांमार
दोनों को टारगेट कर रहा है ISIS। चंद महीने पहले डाबिक में छपा यह इंटरव्यू और अब ढाका में ISIS का हमला इस बात के सबूत हैं कि बिल्कुल अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रही है बगदादी की फौज। ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ना लाजमी है। भारतीय एजेंसियां डाबिक के उस इंटरव्यू को पढ़ रही हैं और अपनी रणनीतियां तैयार कर रही हैं। बांग्लादेश को इस्तेमाल करके भारत को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, ये इस्लामिक स्टेट का बयान इन कागजों में कैद है। भारत की जो आंतरिक सुरक्षा का जो ढांचा है वो इस बयान से पूरी तरह से वाकिफ है। सवाल ये उठता है कि जब बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि ऐसे गुटों का प्रभाव बढ़ता नजर आ रहा है, तो क्यों भारत वो सारे कदम नहीं उठा रहा जो उसे उठाने चाहिए ताकि वो इस मुश्किल का डटकर सामना कर सके। कैमरा पर्सन पिनाकी सैन के साथ नई दिल्ली से जुगल पुरोहित, आज तक। ढाका में जिन पुलिस वालों ने, जिन आम नागरिकों ने या फिर विदेशी नागरिकों ने अपने अपनों को खोया, वो आज सदमे में हैं। उनके लिए ज़िंदगी शायद थम सी गई है। हालांकि कुछ दिनों बाद निश्चित रूप से ये मानव कहीं ना कहीं व्यवहार है और एक ज़रूरत है, एक कंपल्शन है कि ज़िंदगी वापस पटरी पर दौड़ने लगेगी। लेकिन इस वक्त जो है लोग खामोशी से देख रहे हैं सब कुछ और यही सोच रहे हैं कि कहीं आने वाले दिनों में ऐसे आतंकी हमले और ज़्यादा खूंखार तो नहीं हो जाएंगे। आज तक पर यह विशेष आप देख रहे हैं सीधे बांग्लादेश की राजधानी ढाका से। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे हम आईसिस के मिशन इंडिया के बारे में। एक बार फिर से स्वागत है आज तक पर यह विशेष आप देख रहे हैं सीधे बांग्लादेश की राजधानी ढाका से। और ढाका के इन्हीं सड़कों पर आतंक और खौफ का खेल रचा गया था ठीक 24 घंटे पहले, जिसमें 20 लोगों की जान गई, 2 वरिष्ठ पुलिस अफसर मारे गए। हालांकि 6 आतंकियों को भी ढेर करवाया गया। और यहाँ इन हमलों की जिम्मेदारी आईसिस ने ली है, जिसके फिलहाल सबूत तो नहीं पाए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आईसिस ने भारत को लेकर किसी मिशन को तैयार नहीं किया है। भारत में भी लगातार आईसिस युवाओं को बरगलाने की कोशिशों में लगा हुआ है। खास करके सोशल मीडिया के ज़रिए उन्हें गुमराह करने की कोशिशें की जा रही हैं। और इस बात के सबूत हैं 5 ऐसे युवा जो हाल ही में हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए थे। ये और बात है कि आतंक के इन संदिग्धों को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। ढाका में आतंकी हमला और ISIS की मौजूदगी हालांकि ज्यादा पुराना नहीं है आतंक की इस कहानी का प्लॉट, लेकिन अब वो प्लॉट मजबूत हो चला है। लेकिन भारत में बगदादी कुनबे की साजिशों की दाल नहीं गल पा रही। हालांकि ISIS पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने खौफनाक मंसूबों पर नकेल डाल रखी है। हाल में हैदराबाद से धरे गए ISIS के संदिग्ध भी अपने इंडिया मिशन में जुटे थे, लेकिन NIA ने नजर गड़ा रखी थी। आतंक के रंगरूटों को दबोच लिया। अब मुश्किल ये है कि आतंक के संदिग्धों को भी सियासी गलियारों से कानूनी मदद की उम्मीद मिल रही है। कोर्ट डिसाइड करेगा, आप एविडेंस पेश करिए कोर्ट के सामने, और कोर्ट अगर गिल्टी करार देता है तो यस दे आर गिल्टी। अगर किसी के बोलने पर मान लेते हैं तो कोर्ट को बंद कर दीजिए। फिर आप जमहूरियत फिर कहां रहेगी, फिर डेमोक्रेसी कहां रहेगी? यही तो हमारी जमहूरियत की खूबसूरती है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है। कोर्ट्स तय करेंगे, आप अपना काम कर दिए, आप अरेस्ट कर दिए, आप अपना एविडेंस पेश करिए और उनको सजा दिलवाइए। उधर ओवैसी ने जैसे ही IS संदिग्धों को कानूनी मदद का ऐलान किया, वैसे सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों से पूछताछ में हैदराबाद से धरे गए संदिग्धों ने कई खुलासे किए हैं। बताया जाता है कि वो सारे के सारे सीरिया में बैठे हैंडलर शफी अरमार के संपर्क में थे। आज तक ब्यूरो। आतंक जब पांव पसारता है तो कोई शख्स किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो, मासूम लहूलुहान होते हैं। और आज तक पर हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं, यही दुआ कर सकते हैं कि जिन घरों में उनके चिराग हमेशा के लिए बुझ गए, वहाँ उन लोगों को हिम्मत मिल सके दुख की इस क्षण में। फिलहाल बांग्लादेश के ढाका से इस विशेष में आज वीडियो जर्नलिस्ट कृपाल सिंह और मुझे दीजिए इजाज़त। और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।